चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने जाना था कि कैसे हम पत्थरों को अच्छी तरीके से अध्ययन करके पता कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे। और चैप्टर नंबर 2 में आए तो हम लोगों ने मेटल्स यानी धातुओं का इस्तेमाल किया पता करने के लिए। चैप्टर नंबर 3 में कई जगह पे एक्सकेवेशन किए गए यानी खुदाई की गई और जो सामान निकला उससे हम लोगों ने पता लगाया। लेकिन अब चैप्टर नंबर 4 में हम किताबों से और कब्रों से पता लगाने वाले हैं। जो किताबों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका आता है दुनिया की सबसे पहली किताब यानी वेद के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये वेद एक किताब नहीं थी, ये पेड़ों की छाल पे लिखा गया था और एक तरीके का कलेक्शन था, संग्रह जिसको कहते हैं। क्या भजन इस पे लिखे गए थे, प्रार्थनाएं लिखी गई थी, कविताएं लिखी गई थी अलग अलग तरीके की। इन्हीं सबको मिला के एक किताब हम लोगों ने बाद में बनाई। ये पहले अलग अलग था। अब बात करते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के वेद हैं हमारे पास। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों की खासियत क्या है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऋग्वेद है, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद ही है, जो कि 3500 साल पहले लिखा गया था ऐसा माना जाता है। हजारों हाइमन्स यानी कि भजन है इसमें, जिनको और किस नाम से जाना जाता है, सूक्ता नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हाइमन्स हैं यानी कि भजन है, ये किसको डेडिकेटेड है, ये आपके भगवान हो गए, देवियाँ हो गई, उनको डेडिकेटेड है। अब भगवानों में से हम 3 भगवान की बात करेंगे। सबसे पहले तो अग्नि। अग्नि से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा फायर, उसी का पर्यायवाची है। और इंद्रा, इंद्रा आपके वॉरियर थे गॉड के, यानी कि योद्धा थे एक तरीके से। और सोमा, सोमा एक पौधे की यहाँ बात हो रही है जिससे आपका खास तरीके का रस यानी ड्रिंक तैयार किया जाता था, जैसे जिसको हम लोग सोम रस के नाम से जानते हैं। तो ये आपके हो गए गॉड्स के बारे में। अच्छा, इनको लिखता कौन था, इनको कंपोज कौन करता था, तो सेजेस यानी कि ऋषि मुनि लोग इनको लिखते थे। और जैसे लिखने के बाद ऐसा तो था नहीं कि कोई पब्लिकेशन थी या पेपर की वहाँ खोज हो चुकी थी, तो इनको क्या किया जाता था कि अपने स्टूडेंट को, ये अपने शिष्यों को सिखाते थे, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस इन लोग को याद कराते थे, पूरा पूरा सिलेबस, यहाँ तक कि एक एक वर्ड याद कराते थे ताकि वो आगे भी बता सकें, आगे भी याद करा सकें। क्योंकि कोई पब्लिकेशन नहीं थी उस टाइम पे, बुक वुक नहीं छप सकती थी। तो ये बताया ना मैंने आपको, मनुस्क्रिप्ट के तौर पे पेड़ों की छालों पे लिखा जाता था, पत्तियों पे लिखा जाता था। और ये जो ऋग्वेद है ये आपका लिखा गया है पुरानी संस्कृत पे, वैदिक संस्कृत। ये पुरानी संस्कृत है, ये वाली संस्कृत नहीं है जो आप लोग समझते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि बुक्स में तो हम लोगों ने इनको प्रिंट में करना 200 साल पहले चालू किया। इससे पहले लोग सुनकर ही इसको इधर उधर मतलब पास किया करते थे, कोई इनका रिटर्न या प्रिंटेड जो है आपको नहीं मिलेगा रिकॉर्ड। अब देखिए संस्कृत की बात हम लोग कर रहे थे कि पुरानी संस्कृत नई संस्कृत, तो ये संस्कृत क्या है। तो संस्कृत हमारी भाषाओं के परिवार का एक हिस्सा है। यहाँ पे भाषाओं के परिवार से क्या मतलब है, अगर आप गौर से देखें तो जो आपकी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है यानी एशियन और यूरोपियन लैंग्वेज जो है ये आपस में मेल खाती है। कैसे खाती है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इंडो यूरोपियन क्या चीज़ है, एशियाटिक लैंग्वेज क्या चीज़ है, यूरोपियन लैंग्वेज क्या चीज़ है। तो अब नीचे चले आइए, इंडो यूरोपियन को देखते हैं सबसे पहले। ये हो गया इंडिया का इलाका, ये हो गया यूरोप का इलाका। तो इन दोनों के आपस में कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हो जाएगी। एशिया का तो एशियन लैंग्वेज, यूरोप का यूरोपियन लैंग्वेज। वो क्या था, ये जो आप देख रहे हैं इसमें नॉर्थ ऊपर और वेस्ट इधर, तो नॉर्थ वेस्ट इलाके में यहाँ यूरोप के लोग आए थे बसने के लिए, बसे भी। और कुछ भाषा का अंश हमारा इनसे अभी भी मिलता है, यानी भाषा में हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इनका भी है, हमारी इनकी भाषा में कुछ ना कुछ हमारा भी है। अब जैसे बात करें इंडो यूरोपियन की, तो इंडो यूरोपियन कैसी हो गई, आसामी हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। ऐसे एशियन लैंग्वेजेस में पर्शियन हो गई लैंग्वेज। यूरोपियन लैंग्वेजेस में आपकी इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सब एक ही फैमिली का हिस्सा है। हम लोगों को कैसे पता चला कि जब हम इनके शब्दों को बोलते हैं तो ये आपस में मेल खाते हैं। जैसे आप संस्कृत का एक शब्द ले लीजिए मातृ, और हिंदी का ले लीजिए माँ, और इंग्लिश का ले लीजिए मदर। तो आप तीनों को जब बोलेंगे, चाहे मातृ बोलिए, चाहे माँ बोलिए, चाहे मदर बोलिए, तो आपको इसमें माँ या एम कॉमन दिख रहा होगा। बोलने में ये भाषाएं एक ही जैसी लग रही हैं, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन सेम निकल रहा है। तो इसी से हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि हो ना हो भाई कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। अच्छा, क्या है पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में यही चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इंडिया और इंडिया सब कॉन्टिनेंट ये क्या है, इसके बारे में मैंने पीछे बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो शुरू से शुरू करिए, आपके लिए बेहतर होगा। अब जैसे ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, यहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं दूसरी हैं। बीच का जो इलाका है यहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं दूसरी हैं। कैसी हैं, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में बता रहे हैं कुछ यहाँ पे, कि जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, यहाँ पे
ये कौन सा, ये किस हिस्से से बिलोंग करता है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये तिब्बतो बर्मन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब क्या है, तिब्बतो बर्मन फैमिली। फिर उसके बाद अगर आप बीच की बात करें तो झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जो भी सेंट्रल पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया, इनको भाषा को मिला दीजिए तो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, जो कि बीच में बोली जाती है। तो ऐसे डिस्टिंग्विशेस भी है और समानताएं भी हैं। अब बात करते हैं कि हिस्टोरियंस ने ऋग्वेदा को कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा उनके बारे में। तो हिस्टोरियंस की, जैसे कि आप आर्कियोलॉजिस्ट की बात ले लीजिए, इन लोगों ने जब इसकी खोज करी तो इसको जब अध्ययन किया कायदे से, तो इनको पता चला कि ज़्यादातर बातें डायलॉग में हो रही हैं। अच्छा, कैसे पता चला, एक आप आगे फोटो देख लीजिए, ये जो है आपकी पेड़ की छाल है, जिसपे आपका संस्कृत वर्ड में लिखा हुआ है मनु स्क्रिप्ट, एक तरीके से ऋग्वेदा की हमको मिली। मनु मतलब कि हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब लेख, मतलब हाथ से लिखा गया लेख है पेड़ की छाल के ऊपर, ऋग्वेदा का है ये। इसमें क्या है, बात हो रही है दो लोगों में आपस में। लगभग 150 साल पहले कश्मीर में मिला था, इस वक्त पुणे महाराष्ट्र में लाइब्रेरी में रखा हुआ है अच्छी तरीके से। किन किन के बीच में बात हो रही है, तो हमारे एक विश्वामित्र हैं, जो कि सेज हैं। सेज मतलब अभी मैंने पीछे आपको बताया ये ऋषि मुनि, ऋषि मुनि का नाम क्या है, विश्वामित्र। और दो नदियों के बारे में बात हो रही है, ये एक ब्यास और दूसरी सतलज, एक ब्यास और दूसरी सतलज, इसके बारे में बात हो रही है। क्या बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले जो विश्वामित्र हैं यानी हमारे ऋषि हैं, वो नदियों से कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे धीरे धीरे नीचे उतरिए जैसे कि एक दो बछड़ों को अपने गाय जो है उनके काल्स को जो है लिक कर रही है, यानी कि चाट रही है। और दो घोड़ों की तरह उतरिए तेज, ठीक है, एक से कह रहा तेज, एक से कह रहे हैं तेज उतरिए, एक से कह रहे हैं धीरे धीरे आराम से उतरिए, ताकि आपस में इतना न मिल जाए कि पानी ओवरफ्लो हो जाए। तो ये नदियाँ उनके रिप्लाई में ये कह रही हैं कि आप कौन है भाई, और हमसे क्यों कह रहे हैं, हम तो गॉड के, जो आपने जो है परमात्मा ने बनाया है जो रास्ता, उसी पे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग किसी के कहने से रुक नहीं सकते हैं, अब वैसे आप कौन हैं। तो विश्वामित्र फिर कह रहे हैं कि वो सिस्टर्स, यानी कि वो नदियाँ, दरअसल क्या है कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं अपने रथों से, और आप जो इतनी तेज़ी से बह रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो हमारे रथों से की पहियों से पानी ऊपर जा रहा है, जिस वजह से हमारे एक्सल्स डूब रहे हैं, यानी कि जो पहियों के बीच में जो डंडा लगा होता है वो डूब रहा है। तो ऐसा आप करिए कि मतलब इतना तेज़ ना बहिए कि जो है हमारे मतलब रथ भी साथ में बह जाएँ। तो इसमें रिवर्स रिप्लाई दे रही हैं कि ठीक है, हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी प्रार्थना मानेंगे, और आप जो है आराम से पार कर जाएँगे नदी। तो इससे हिस्टोरियंस को क्या पता चला? इससे इस हाइमन या इस भजन से हिस्टोरियंस को कई चीज़ के बारे में पता चला। जैसे कि जो गाय का यहाँ पे उल्लेख किया गया है या घोड़ों का उल्लेख किया गया है, तो हो सकता है उस ज़माने में इन दोनों को बहुत अहम चीज़ माना जाता हो, इन दोनों को बहुत ऊँचा स्तर दिया गया हो। और साथ ही साथ क्या चीज़ में जानने को मिली कि दो नदियाँ जहाँ पे मिल रही हैं, एक का नाम है ब्यास और एक का नाम है आपका सतलज। ये जहाँ दो नदियाँ मिल रही हैं वहीं के आस-पास की ये कहानी है। एक तो ये जानने को मिला। ऐसे ही ऋग्वेदा में कई नदियों के बारे में ज़िक्र किया गया है। खासकर आपकी जो है क्या नाम है, इंडस यानी कि सिंधु नदी के बारे में, और इसकी ट्रिब्यूटरीज जितनी भी हैं, अभी अभी आपने देखा ऊपर ब्यास और सतलज, और सरस्वती के बारे में भी है। कम अगर जिक्र है, या मान लीजिए कह लीजिए एक ही बार कहा गया है, तो वो गंगा और यमुना नदी के बारे में है, जिनको एक ही बार उनका नाम लिया गया है ऋग्वेदा में। तो ये आपने जान लिया, ऋग्वेदा कुछ पढ़ के देखा आपने। अब यहाँ पे अगर बात हो ही रही है गाय भैंस और घोड़ों की, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इनका बहुत अहम रोल हुआ करता था, क्योंकि गाय भैंस जितने भी कैटल्स हैं, पालतू जानवर हैं, उनको जो है आदमी फूड के तौर पे इस्तेमाल करता था, चाहे उनका मिल्क हो चाहे उनका मीट हो। हॉर्सेस को आदमी पहले चैरियट्स में बांध दिया करता था, यानी रथों में बांध दिया करता था। जो आपकी कई सारी प्रेयर्स हैं, कई सारी प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेदा की, उसमें आपका ये गाय भैंस का भी जिक्र है, बच्चों का भी है जिक्र, और जो है घोड़ों का भी जिक्र है। बच्चों में किसका ज़्यादातर जो है, सन्स यानी कि बेटों का जिक्र ज़्यादा है, बेटियों का कम है। अब जैसे कैटल्स के लिए लड़ाई भी हो जाती थी कभी कभी। अब ये बैटल मैंने अभी बताया ना, जब लड़ाई वड़ाई होती थी तो इन्हीं घोड़ों को रथों पे बांध दिया जाता था, इसी पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता था वो सवार होता था। और ये लड़ाई कई वजह से लड़ी जाती थी, कभी कभी जो है आपके ये कैटल्स की वजह से लड़ी जाती थी, कभी जो है ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी, कि ज़मीन पे कौन जो है क्या नाम है ज़्यादा कब्जा करेगा, जो उपजाऊ ज़मीन है वो क्रॉप्स व्रॉप्स के लिए। पानी के लिए भी लड़ी जाती थी, यहाँ तक कि लोगों के लिए भी लड़ी जाती थी कि कौन सबसे ज़्यादा लोग जो है कैप्चर कर लेगा, उनसे काम भी तो करवाना रहता था। पैसों के लिए तो लड़ी ही जाती थी। और जो लीडर्स होते थे वो क्या करते थे, ये जो जो वेल्थ इन्होंने इकट्ठा की है, जो पैसा इन्होंने लूटा है, तो उसको क्या करते थे,
सबसे पहले तो पुजारियों को दे देते थे, प्रीस्ट्स को दे देते थे, फिर उसके बाद अपना रख लेते थे और कुछ बांट देते थे लोगों में। किस लिए? यजना कराने के लिए। यजना क्या है? यजना एक तरीके का आप समझ लीजिए हवन या पूजा कह लीजिए एक तरीके से, जहाँ पे आपकी सेक्रीफाइसेस होते थे, बलियाँ चढ़ाई जाती थी। बलि में आपके कई चीज़ें इस्तेमाल होती थी, जैसे कि घी, आपके अनाज, और कभी कभी तो आपके जानवर भी बलि में चढ़ा दिए जाते थे। अच्छा, इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, कोई सैनिक वैनिक नहीं इकट्ठा किए गए थे। एक असेंबली होती थी, उसी में डिस्कस हो जाता था कि हाँ भाई ये हमारे लीडर हैं और हम लोग इनके लिए लड़ाई करेंगे। आइए जब कुछ देख लेते हैं ऐसे शब्दों का जिनका इस्तेमाल ऋग्वेदा में किया गया है लोगों की विशेषता बताने के लिए। तो लोगों को अलग अलग बांटने के लिए कई सारे टर्म यूज़ किए गए थे, जैसे कि वो लोग काम क्या करते हैं, भाषा कैसी इस्तेमाल करते हैं, किस परिवार में रहते हैं, या किस समुदाय के रहने वाले हैं, बेसिकली किस किस जो है परिवार से बिलोंग करते हैं। ये कुछ अलग अलग चीज़ें थी, जैसे कल्चरल प्रैक्टिस, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी परंपरा क्या है, ये सब चीज़ें आपको अलग अलग करती थी, मतलब लोगों को अलग अलग करती थी। तो सबसे पहले काम के आधार पे देख लीजिए, दो ग्रुप को बांटा गया था, मतलब दो ग्रुप के नाम सामने आए हैं, जिसमें एक थे प्रीस्ट यानी कि पुरोहित। ये क्या करते थे? तरह तरह के यज्ञ करते थे और जो है अपने अनुष्ठान करते थे, और इनको ब्राह्मण्स के नाम से भी जाना जाता था। दूसरे कौन थे? राजा। ये राजा वो वाले राजा नहीं है जो मतलब कि आप बाद में पढ़ेंगे कि राजा हो गए। इनके पास ना तो खुद के महल होते थे, ना ही इनके पास मतलब खुद की कोई जायदाद होती थी, और ना ही इनका राज चलता था, ना ही एक जो है लोगों से कर वसूलते थे यानी टैक्स कलेक्ट करते थे। और सबसे बड़ी बात, राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, तो राजा मतलब एक तरीके से बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं था। अब आगे चल के चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका सिलेक्शन कैसे होता था राजा का, और ये राजा का काम क्या होता था, ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ये 4 है, आगे हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। अब दो शब्द इस्तेमाल किए गए किसके लिए? लोगों की कम्युनिटी यानी समुदाय बताने के लिए। कौन से? एक जना और दूसरा विष। जना शब्द अभी भी हम लोग कई कई बार हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, और विष बाद में चल के वैश्य हो गया, एक कैटेगरी बन गई इंसानों की। तो इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में ये भी डिस्कस करेंगे। और ये जना तो हम लोग कई जानते ही हैं कि लोगों को कहा जाता है, जैसे जन और जन प्रतिनिधि आज भी हम लोग इस्तेमाल करते नहीं, तो इसी में काम में आता है। कई कई बार इन लोगों के नाम भी ले लिए गए, जैसे विष और जना को नाम से लेके पुकारा गया, ये यही आपके ऋग्वेदा में, जैसे कि पुरु जना या पुरु विष, भरत जना या भरत विष, यदु जना या यदु विष। तो ऐसे ही अब देख लीजिए, दो नाम हमारे पास और आ रहे हैं, एक आर्यास और एक दासास, और ये दासयूस। आर्यास कौन लोग थे? जिन्होंने इन भजनों को लिखा था ऋग्वेदा में, वो आर्यास कहलाते थे, और जो हवन वगैरह करते थे। जो हवन नहीं करते थे या कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते थे, और आपका ये सेक्रीफाइसेस यानी बलि वली में विश्वास नहीं रखते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे, उनको दासास या दासयूस कहते थे। बाद में चल के यही टर्म दासा हो गए, यानी कि आपके गुलाम हो गए एक तरीके से कहा जाए तो होता क्या था कि जब राजा या महाराजा कोई जंग जीतते थे, तो जो उसमें बंदी बनाए जाते थे लोग, उनको वो एज अ स्लेव या एज अ गुलाम ट्रीट करते थे। इन्हीं को दासा या दासी कहा जाता था, इसका फीमेल वर्ड। और जो भी इनको काम देते थे वो इनको करना पड़ता था। ऋग्वेदा है, ये तो मैंने आपको बता रखा है कि नॉर्थ वेस्ट में आया था, डेवलप वहीं हुआ पे। तो ये ख़त्म हो गया आपका। तो अभी तक हम लोगों ने जाना ये अपना नॉर्थ वेस्ट के इलाके के बारे में, मतलब नॉर्थ ये और वेस्ट ये। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के इलाके की, साउथ के इलाके की, और कश्मीर के अपने इलाके की, तो इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ तो नॉर्थ वेस्ट की तरह कोई वेदा हमको मिले नहीं, कोई किताबें हमको मिली नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमें यहाँ पे कब्रें मिली, जिसमें से हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि हाँ भाई यहाँ क्या हुआ होगा। यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है मेगालिथ्स की, यानी कि बड़े बड़े पत्थर। मेगा मतलब बड़े और लिथ्स मतलब पत्थर। आपने माइक्रोलिथ्स के बारे में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जो आपका मेसोलिथिक एज का था। इसके क्या थे? छोटे छोटे पत्थर थे, इनसे औजार बनाए जाते थे, लेकिन ये मेगालिथ्स उनसे कहीं अलग है। ये क्या थे? बड़े बड़े बोल्डर थे, बड़े बड़े पत्थर थे, जिनको क्या किया जाता था? आपके दफनाई हुई जगह को निशानदेही करने के लिए, मार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था कि यहाँ पे नीचे कोई दफन है, किसी को गाड़ा गया है। इसकी शुरुआत हुई 3000 साल पहले से, लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया। कहाँ पे? साउथ इंडिया में, इंडिया के नीचे वाला इलाका, नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ और ईस्ट वाला इलाका, और जो कश्मीर है यहाँ पे इसके अवशेष पाए गए हैं। कुछ इस तरीके से देख लीजिए कि पत्थरों को क्या किया जाता था, या तो राउंड शेप में लगा दिया, ये देखिए गोल गोल पूरा एक गोला बना दिया कि हाँ भैया यहाँ पे कोई हमारा रिलेटिव जो है वो गड़ा हुआ है।
कोई कई क्या करते थे, कई कई इसी के ऊपर, अब इसके ऊपर पूरी मिट्टी ऐसे पाट दी और उस मिट्टी के ऊपर क्या किया, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये एक फील्ड है, इसके ऊपर एक पत्थर ऐसे बड़ा सा रखा, एक पत्थर ऐसे बड़ा सा रखा, ये दो पत्थर रख दिए, फिर इसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देते थे और यहाँ नीचे जान पाते थे कि हाँ भाई यहाँ पे कोई दफन है, इससे जान पाते थे कि यहाँ पे कोई नीचे गड़ा हुआ है। तो दो तरीके तो देख लिया आपने। और तीसरा तरीका क्या था कि पत्थर लगा रखा इसके ऊपर और उसके ऊपर पाट दिया मिट्टी, फिर घास वास निकल आई, फिर जब खोदते थे तब पता चलता था हाँ भाई नीचे पत्थर है, तो पता चल जाता था। तो तीन तरीके हमने देखे कि एक तो हवा में पत्थर रखे जाते थे, एक अंडरग्राउंड रखे जाते थे, और एक बोल्डर ऐसे गोल गोल सर्कल बना दिया जाता था स्टोन का, जिससे पता चलता था कि हाँ भाई आदमी नीचे है। अब इन्हीं बरियल्स में या इन्हीं कब्रों में आदमी तो मिलते ही थे, इंसान के शव तो मिलते ही थे, लेकिन उसके अलावा भी क्या मिलते थे, कई तरीके के पॉट्स, जैसे माना जाता था कि हाँ खाना पानी आदमी दूसरे जीवन में विश्वास करते थे वो लोग, तो साथ में घड़े रख देते थे जिसमें आपका खाने का सामान हो गया, पीने का सामान हो गया, ये सब रख देते थे। ब्लैक वेयर भी, इसमें ब्लैक पॉटरी भी मिलती थी, रेड पॉटरी भी मिलती थी, लाल घड़े काले घड़े सब मिलते थे। साथ ही साथ कई सारे टूल्स, कई सारे औजार, और जो आपके कई सारे ये वेपन्स हथियार, लोहा मिलना शुरू हो गया, ये देखिए आयरन की डैगर है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो है आपके घोड़ों के अवशेष भी पाए गए, घोड़े के सामान भी पाए गए, जैसे घोड़े की नाल वगैरह, आपके आभूषण हो गए, सोना चांदी हो गया, पत्थर हो गए, ये सब भी पाए जाते थे। ये देखिए एक्स इसी में लकड़ी लगा दी और एक्स का काम ले रहे हैं, लेकिन ये भी उनके साथ में पाया गया। ये डैगर आपकी लोहे की छुरी बड़ी वाली, ये सब पाए गए। बात करें तो ये सब इतनी चीज़ें जो हम लोगों को मिली, इससे पता क्या चला, तो इससे हमें पता चलता है सोशल डिफरेंसेस के बारे में। अमीरी और गरीबी तब भी थी वहाँ पे, कैसे पता चलता है, अब आप ये देख लीजिए ब्रह्मागिरी का इलाका नॉर्थ में अपने देख लीजिए, ये हरे से आपका मेगालिथिक साइट है, ये बड़े बड़े पत्थरों वाली साइट है, तो ये ब्रह्मागिरी आपका ये इलाका पड़ता है। अब ब्रह्मागिरी के बारे में क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मरा हुआ आदमी ऐसा मिला जिसकी कब्र में आपको 33 गोल्ड की बिट्स, यानी 33 आपके सोने से बने आभूषण, दो आपके जो है पत्थर से बने हुए आभूषण, 4 कॉपर की चूड़ियाँ मिली उसके पास से, कॉन्च के शेल मिले यानी सीपियाँ मिली, बहुत सारे मटके मिले जिसमें कोई सामान था लेकिन अब वो खराब हो चुका था। तो ये सब क्या करता है, मतलब डिफरेंट स्टेटस बताता है लोगों का कि हाँ भैया वो अमीर आदमी था तभी उसके पास इतना था। जो गरीब लोग थे तो उनकी कब्रों में तो मुश्किल से कुछ सामान मिल पाता था, एक दो मटका मिल गया, ना कोई आभूषण ना कुछ, और कभी कभी तो एक में दो दो हैं, एक कब्र में दो दो लोग दफने। तो ये सब अमीरी और गरीबी को उस टाइम की दर्शाता है। जैसे कई लोग चीफ रहते होंगे तो उनके फॉलोअर्स जो रहते होंगे उनको ऐसे ही दफना दिया जाता होगा। अब अगर बात करें कि आपने देखा होगा, एक मन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये छेद किस लिए है, ये यहाँ पे ये छेद किस लिए है, और ये यहाँ पे इतना लंबा पाइप यहाँ पे क्यों गया है यहाँ तक। तो अब इसी के बारे में बात हो रही है। देखिए क्या बता रहे हैं कि कई जो कब्रें थी वहाँ पे एक से ज़्यादा स्केलेटन पाए गए। होता क्या था कि आपने मेगालिथ लगा दिया बड़ा सा, यहाँ एक ऐसे पत्थर, एक ऐसे पत्थर, एक ऊपर पत्थर रख दिया, नीचे दफन है आपका, उसमें आपने एक छेद कर रखा है जो कि इसका पाइप आपने दे रखा है ऊपर से दूसरी जगह से। अब होता क्या था कि जो सेम फैमिली के मेंबर थे, जैसे जो बाद में मरे, उनको क्या किया, इन्हीं पोर्ट होल्स की मदद से वापस से उसी कब्र में लिटा दिया जाता था उनके बगल में ही। तो ये स्टोन जो आपके ये स्टोन बोल्डर्स थे, ये कब्र की निशानदेही का काम भी करते थे, और साथ ही साथ मतलब फैमिली मेम्बर्स को भी याद दिलाते थे कि हाँ भैया यहीं पे हैं, हम जब मरेंगे तो आप यहीं पे हमको नीचे इन्हीं के साथ में दफना दीजिएगा। बात कर लेते हैं ज़रा इनाम गांव की एक खास कब्र के बारे में। एक क्या, यहाँ पे जितनी भी कब्र थी सारी खासी थी। तो इनाम गांव क्या है, इनाम गांव गोड़ नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है। गोड़ नदी क्या है, गोड़ नदी भीम नदी की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है, इसको आप मैप में देख लीजिएगा। ये जगह 3600 साल से 2700 साल के बीच में ऑक्यूपाई की गई थी, जीती गई थी। यहाँ के जो एडल्ट थे इनको जब दफनाया जाता था तो इनको लेटाला नहीं जाता था, बल्कि खड़े खड़े दफनाया जाता था, और कभी कभी बैठाल के, जैसे पैर मोड़ दिए ना वो कुड़वा बैठ गए, वैसे दफनाया जाता था इन लोगों को। हुआ क्या कि जो सबसे बड़ा घर था यहाँ पे 5 कमरों वाला, इस गांव में सबसे बड़ा घर था 5 कमरों वाला, उसके आंगन में कोर्टयार्ड में एक जार पाया गया। किसका, क्ले का जार, और वो भी लेग्ड वाला। मतलब जैसे आपने गुल्लक देखा है ऐसे गुल्लक होता है, उस गुल्लक के नीचे अगर 4 पैर आप लगा दें, ऐसे मिट्टी से ही बनवा दें, और फिर इतना बड़ा गुल्लक हो कि इसमें इंसान बैठ जाए, तो वैसी चीज़ पाई गई इसके कोर्टयार्ड में। और इस इंसान को बैठाला गया था तो इसके पैर मुड़े हुए थे, साथ ही इसके कई खाने पीने के आइटम और पानी वानी भर के मटकों में रखा गया था, वो तो ख़त्म हो गया लेकिन ये बच गया। इसकी फ़ोटो आप नेट पे पढ़िए, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, इनाम गांव लेग्ड जार।
अब देखिए ये इन घरों में ग्रेनरी भी पाई गई। ग्रेनरी मतलब अनाज के रखने की जगह। तो इससे पता चला कि यहाँ के लोगों का काम क्या था। तो ऑक्यूपेशन की बात करें अगर इनाम गांव के, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया कि यहाँ पे आपका हर तरीके के मतलब चीज़ों के बारे में पता चला। जैसे कि गेहूं हो गया आपका, जौ हो गया, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज, और कई जानवरों की हड्डियों भी मिली। हड्डियां, जैसे हड्डियों पे काटने के निशान थे, जिससे अंदाजा लगा कि इन्हें जो है खाते भी होंगे लोग। और गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितांबर, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। और कुछ फल भी, जैसे कि बेर, ये आपका बेर, जामुन और आंवला, कई तरह के की मतलब कि रस वाले जो ये आपके डेट्स हो गए, खजूर, ये सभी पाए गए। तो इससे अंदाज़ा लगा कि यहाँ के लोग जो है रियरर्स और हर्डर्स भी थे, और साथ ही साथ आपका फार्मर्स भी थे, किसान भी थे। एक छोटी सी यहाँ पे आपको एक स्टडी देख लीजिए इसकी। इस ब्लॉग में हम लोगों को क्या बताया जा रहा है, इसमें कंकाल की अहमियत के बारे में बताया जा रहा है। कंकाल जैसे कि मतलब ये जो हड्डियाँ मिलती थी हमको, इसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते थे, क्या तरीका था उस ज़माने में। जैसे कोई बच्चे की आपको कंकाल मिला तो आपको देखने से ही लग गया कि ये छोटा है साइज़ में, तो ये बच्चा ही होगा। लेकिन ये बच्चा होगा कि बच्ची होगी, ये नहीं पता चलता था। बेसिकली वुमेन और मेन में हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि किसकी है लाश ये। तो तरीका निकाला गया कि ऐसा है कि जिसके साथ में आपको आभूषण मिले, या कि गहने पहने हुए मिले, या गहने उसके साथ में मिले, या मटके में कोई ऐसा सामान मिले जो लड़कियों से, औरतों से रिलेटेड हो, तो वो जो है आपका लड़की का शव मान लिया जाएगा, औरतों का शव मान लिया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो उस ज़माने के जो मर्द थे वो भी पहनते थे गहने, तो भाई अब कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए। तो इसके लिए बाद में आपके हड्डियों के आकार से पता चलने लगा। कैसे हड्डियों का आकार? जो आपकी ये औरतों में हिप की जो बोन होती है, जिसको हम लोग पेल्विक बोन के नाम से जानते हैं। पेल्विक बोन आपने क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी में पढ़ रखा है। तो ये जो आपके कूल्हे की हड्डी होती है, जिसको हम लोग पेल्विक बोन के नाम से जानते हैं, ये औरतों में बड़ी होती है, मतलब जो है इसके मुकाबले, आदमियों के मुकाबले, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं, इस वजह से। तो इसके आधार पर फिर डिस्टिंग्विश करने लगे हम लोग। एक चरक नाम के आपके फिजिशियन भी रह चुके हैं 2000 साल पहले। इन्होंने किताब भी लिखी है, संहिता, जो आपकी दवाइयों के ऊपर है बेसिकली। इसमें उन्होंने डिस्कस किया है कि जो आदमी हैं उनके हड्डियों होती हैं 360। हम लोग जानते हैं 206, ये देखिए यहाँ पे 200 दिया गया। हम लोग जानते हैं कि 200 हैं, 206 हैं, और ये बताए थे 360। लेकिन हो सकता है कि इनके मतलब इन्होंने दांत भी गिन लिए हों, उसमें जॉइंट्स भी गिन लिए, क्योंकि हम लोग जॉइंट वॉइंट छोड़ देते हैं, दांत छोड़ देते हैं, कार्टिलेज छोड़ देते हैं। हो सकता है इन्होंने कार्टिलेज भी देख लिया हो, गिन लिया हो उसी के साथ में। कार्टिलेज मतलब आप जानते हैं अच्छी तरीके से, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कार्टिलेज क्या होता है। तो ये बॉक्स जो है आपको यही बता रहा था। अब लास्ट टॉपिक आपका डिस्कस कर लेते हैं एल्सवेयर में, चाइना के बारे में, दुनियादारी में चाइना। अब ये चाइना में ये देखिए, ये हड्डी है, ये क्या आप देख रहे हैं, जानवरों की हड्डी है, 3500 साल पहले की। हुआ क्या कि चाइना के लोग क्या करते थे, उनके मन में जो भी सवाल होते थे, तो उन्होंने अब पुजारी को बुलाया, एक हवन जो है में आग जलवाई, और फिर उसके बाद क्या किया, जानवरों की हड्डी ली और उस पर अपने सवाल लिख दिए, जो जिससे भी उन्हें दिक्कत है। जैसे कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, अब की बार फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, हमारा लड़का पैदा होगा कि नहीं होगा, ये सब उन्होंने हड्डियों पर लिख दिया। और ये हड्डी दी आग में फेंक। अब आग में फेंक दी तो वो चट चट जैसे बोलती थी, जैसी आवाज़ करती थी, उस हिसाब से जो फॉर्च्यून टेलर होता था, यानी कि भविष्यवाणी करने वाला, वो इन हड्डियों के चटकने के हिसाब से बताता था कि हाँ भैया, कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। और कई कई बार ये सही भी होता था, कई कई बार गलत भी हो जाता था, एज यूजुअल। जैसे कोई ये कोई चीज़ थोड़ी ना है फ्यूचर जानने के लिए। तो बात कर लेते हैं किंग्स की। किंग्स की हम लोगों ने बात की, तो इन लोग बड़े बड़े सिटीज़ में रहते थे, इनके बड़े बड़े महल होते थे, अच्छा खासा पैसा होता था, धन दौलत होती थी इन लोगों के पास। ब्रॉन्ज के वेसल्स भी पाए गए, और मतलब लोहे के बारे में ये तब तक नहीं जानते थे 3500 साल पहले चाइना के लोग। अब तो सब कुछ जानते हैं। कीवर्ड्स आपके बारे में देख लीजिएगा, कीवर्ड्स को। इसमें आपका वेदा आपने क्या हुआ जान लिया आपने। लैंग्वेजेस के बारे में भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा। हैमन मतलब भजन होता है। चैरियट मतलब रथ होता है। सेक्रीफाइस मतलब बलि। राजा का मतलब ये गॉड और गॉडेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, राजा के लिए बेसिकली, मतलब किंग के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता था। स्लेव मतलब गुलाम हो गए। मेगालिथ बड़े बड़े पत्थर, जिनको आपकी बरियल साइट्स यानी कि कब्र को नोटिस करने के लिए या मार्क करने के लिए यूज़ किया जाता था। ये देखिए बरियल मतलब कब्र हो गई। स्केलेटल मतलब कि कंकाल हो गया आपका। आयरन मतलब लोहा हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको भी देख लेना है आपको, जैसे कि आपकी वेदा लिखने की शुरुआत, कंपोजिशन इसकी कब से शुरू हुई, 3500 साल पहले की। और ये आपकी जो मेगालिथ की बिल्डिंग है, ये कब मिलना शुरू हुई थी, 3000 साल पहले से। और इनाम गांव कब बसा, तो 3600 से लेकर 2700 के बीच में।
मतलब 3600 साल पहले से 2700 साल पहले के बीच में। और लास्ट में ये जो चरक थे, ये चरक आपके फिजिशियन थे जिन्होंने मेडिसिन के ऊपर किताब भी लिखी थी, संहिता, ये 2000 साल पहले पाए गए। तो ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम लोग राजा महाराजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।